जी हेलो एवरीवन। अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ एक और पैराग्राफ के साथ। आप लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा आउटलाइन का सेकंड पॉइंट था फ्रेमिंग द की इशू। उसमें जो है आपको पता है कि ऑथर ने पहले क्या काम किया था। ऑथर ने पहले उसको डिस्क्राइब किया था किसको, जो कॉन्सेप्ट था होली वॉर का। अब जो है आपको पता है कि उस आउटलाइन में सेकंड पॉइंट कौन सा डिस्क्राइब हुआ है, जो कि फ्रेमिंग द इशू वाला। जो आपके पास जो आउटलाइन में पॉइंट है उसमें जो सेकंड वेरिएबल है वो है मॉडर्न वॉर का। तो यहाँ पर जो है अब मॉडर्न वॉर को डिस्कस किया जा रहा है। और वो क्या है, क्योंकि हमने जो एग्जामिनर को बताया थ्रू दैट आउटलाइन, उसमें जो है ये बताया गया कि भी आपने जो बेसिक चीजें पूछी हैं, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट में जो बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं मॉडर्न वॉर्स एंड होली वॉर्स, उसको हम पहले डिस्क्राइब करेंगे अपने ऐसे में। हमने पहले होली वॉर को डिस्क्राइब किया, अब हम मॉडर्न वॉर को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अब देखें उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बल्कि ऑथर ने कैसे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। इन कंट्रास्ट, any war with causes other than religion can be termed as a modern war. The idea that the modern age is the age of geoeconomics and geopolitics has been reinforced by various intellectual circles. Hence, such political and economic interests have been the sole reasons for existing interstate rivalries. Conflicts over resources, trade disputes, bid for regional and global hegemony, along with cyber warfare, are the different facets of modern warfare. देखिए इसमें जो है आप ये चीजें देख सकते हैं कि ये वाली जो बातें हैं सारी, ये एग्जामिनर ने ये ऑथर ने आउटलाइन के पॉइंट्स में से ही निकाली हैं। जो आउटलाइन आपने जो बनाई है उसी के पॉइंट्स को जो है ऑथर ने मॉडर्न वॉर वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि जी, एक्सप्लेन क्या मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता दे कि जी ये देखिए ये है मॉडर्न वॉर की एग्जाम। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं बार बार बता दूं कि आउटलाइन जो है, आउटलाइन की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही आपने बनाई है तो आपका ऐसे भी सही जो है डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसीलिए आउटलाइन की इवैल्यूएशन जो है वो बहुत जरूरी है। अम, अगर आप अपनी इवैल्यूएशन नहीं करवाएंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। और एक दफा जब आपको समझ आ जाएगी आप कहाँ लैग कर रहे हैं तो आप उसको खुद भी फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। बाजुकात जो एक शख्स अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, बिल्कुल अलग से खुद से वो सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, तो उसको वो चीजें नहीं समझ आती। ही और शी नीड्स ए नीड्स एन इंस्ट्रक्टर जो उसको गाइड कर सके कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आप इस डायरेक्शन पर चलें। क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक अलग से एक मसला होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक मसला सब स्टूडेंट्स को होगा। हर स्टूडेंट का अपना एक माइंड है और वो उसके मुताबिक जो है वो चीजों को लेकर चलता है। सो एवरी स्टूडेंट हैज हिज और हर ऑन प्रॉब्लम, और वो तब तक सामने नहीं आती जब तक इवैल्यूएशन नहीं करवाई जाएगी। ये वही हाल है कि आप घर पर कोई कोई खुदा न खास्ता बीमार है, उसको कोई बीमारी है और वो घर में खुद ही अपना एनालिसिस कर रहा है, खुद ही अपनी बीमारी की तशखीस कर रहा है, चाहे उसको वो ना भी हो, डॉक्टर के पास जाए बगैर। तो यही हाल है कि जब आप अपनी वैल्यूएशन नहीं करवाएंगे आपको नहीं समझ आएगा कि आपका मसला एग्जैक्टली कहाँ है। ऐसे ही पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि भाई इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और इसको जो है ये रेमेडी चाहिए। ये नहीं होता कि हर पेशेंट को एक ही प्रॉब्लम हो। पेशेंट्स को डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो जो डॉक्टर होता है वही डिटेक्ट करता है कि कौन से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। यही हाल एक इंस्ट्रक्टर का होता है। इंस्ट्रक्टर भी जो है वो हर स्टूडेंट को उसके हिसाब से जो है वो उसको रिमार्क्स दे रहा होता है, फीडबैक दे रहा होता है, वो ये देखते हुए कि उसको कौन से मसले मसाइल आ रहे हैं। और वो फिर उसको उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करता है कि जी आपके ये डेफिशिएंसीज हैं, आप इस पे वर्कआउट करें। कोई दूसरा स्टूडेंट होगा उसको कोई और प्रॉब्लम होगी, वो उसके हिसाब से उसको जो है वो फीडबैक देगा। सो दैट इज बाय preparation of thesis without feedback and evaluation is useless. Thank you so much.